Hello student, welcome to online physics classes of Symbiosia School. Today we are going to start a new chapter of physics, chapter 11, thermal properties of matter. The topics we cover in this video are temperature, scale comparison, temperature and kinetic energy, heat, heat flow between two gases and thermal equilibrium. टेम्परेचर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टेम्परेचर जो है वो हमें गर्माहट का और ठंडेपन का एहसास कराता है। तो टेम्परेचर एक तरीके से एक क्वांटिटी होती है जो हमें बताती है कि कौन सी चीज़ गर्म है और कौन सी चीज़ ठंडी है। हम ये कह सकते हैं द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी सब्सटेंस है उसकी हॉटनेस की डिग्री जो होती है वही हमारा क्या होता है, टेम्परेचर होता है। या फिर हम कह सकते हैं द क्वांटिटी दैट टेल्स हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़ कंपेयर्ड विद अ स्टैंडर्ड, यानी कि कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे कंपैरिजन करके कोई भी ऑब्जेक्ट है या सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर हाई है या फिर लो है। अगर लो होगा तो वो चीज़ कोल्ड होगी और अगर हाई है तो वो चीज़ क्या होगी, हॉट होगी। और वी कैन से टेम्परेचर इज़ अ कंडीशन विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट when two bodies are mixed together। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एक तरीके से कंडीशन है जो हमें बताती है कि हीट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। कब होगा हीट का फ्लो, जब दो ऑब्जेक्ट को क्या करा जाएगा, मिक्स करा जाएगा। सपोज करिए कि जैसे आपने एक आइस ब्लॉक को अपने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, तो आइस ब्लॉक जो है उसका टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री, और रूम टेम्परेचर कितना होगा, 25 डिग्री। तो यहाँ पर जो हीट है वो रूम टेम्परेचर से आइस ब्लॉक की तरफ फ्लो होगी और इस हीट को गेन करके आइस ब्लॉक क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी का फ्लो है वो रूम टेम्परेचर से आइस ब्लॉक की तरफ होगा। अब अगर दूसरी कंडीशन में हम किसी गर्म दूध के कंटेनर को रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो रूम टेम्परेचर वही 25 डिग्री और जो गर्म दूध का कंटेनर है उस हॉट मिल्क का टेम्परेचर लगभग आपका 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इन दोनों में टेम्परेचर क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पर जो हीट है वो उस दूध से रूम टेम्परेचर की तरफ यानी कि रूम की तरफ फ्लो होना स्टार्ट होगी और यहाँ पर जब वो हीट को अपने अंदर से रिमूव करेगा, यानी कि मिल्क जब अपने अंदर से हीट को रिमूव करेगा तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है, टेम्परेचर एक कंडीशन है जो हमें बताती है कि एनर्जी का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। अ कॉमन थर्मोमीटर मेजर टेम्परेचर बाय शोइंग द एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन ऑफ अ लिक्विड इन अ गैस ट्यूब यूजिंग अ स्केल। आप लोगों ने एक कॉमन थर्मामीटर देखा होगा कि जिसमें एक ग्लास ट्यूब के अंदर एक लिक्विड भरा होता है और उस लिक्विड के एक्सपेंशन से और कंट्रक्शन से हम बताते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना है। उसमें एक क्या होता है, एक स्केल दे रखा होता है। जो भी हमारे टेम्परेचर नापने की डिवाइसेस होती हैं वो आपकी 3 टाइप की होती हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड रोमर स्केल। सो फर्स्ट है आपका सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल सबसे ज़्यादा यूज्ड करने वाला स्केल है और इसमें जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस जिस पर कि वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है, यानी कि लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में चेंज होगा, और 100 डिग्री पर वाटर जो है वो लिक्विड से बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वेपर्स में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस स्केल में 0 से लेकर 100 तक सारे इक्वल पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं, यानी कि हर एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस होती है। इस सेल्सियस स्केल को फर्स्टली एंड्रस सेल्सियस ने 1710 में डिज़ाइन किया था और उनके नाम के ओनर पे ही इसका नाम जो है वो सेल्सियस स्केल है। फ़ारेनहाइट स्केल फ़ारेनहाइट स्केल कॉमनली यूज्ड इन यूएस हैज़ 180 डिग्री फ़ारेनहाइट बिटवीन फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में यहाँ पर 180 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि इसका लोएस्ट पॉइंट जो होता है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड हाईएस्ट पॉइंट होता है वो होता है 212 यानी कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 32 डिग्री। जो लिक्विड है वो फ्रीज होगा 32 डिग्री पर और जो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होगा वो होगा आपका 200
12 पर। नेक्स्ट केल्विन स्केल। केल्विन स्केल यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्चेस। डिग्रीज आर द सेम साइज एज सेल्सियस प्लस 273 डिनोटेड बाय के। यहाँ पर जो डिग्रीज होती हैं वो सेल्सियस स्केल की सेम ही होती हैं, बट उसमें हम 273 का ऐड कर देते हैं, उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम के से डिनोट करते हैं। एक और चीज़, फ़ारेनहाइट स्केल को डिज़ाइन किया था ग्रेबियल फ़ारेनहाइट ने इन 1717 में। 1717 में डिज़ाइन किया था किसने? ग्रेबियल फ़ारेनहाइट ने। तो उनके नाम के ऑनर में इसका नाम क्या है? फ़ारेनहाइट स्केल। एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो एक टाइप का एक कंडीशन है या एक टाइप का टेम्परेचर है, और वो टेम्परेचर है यानी कि वो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जिस पर किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। इसका मतलब है अगर उसका वॉल्यूम ज़ीरो है दैट मीन्स उसके पास कोई मॉलिक्यूल नहीं है, और या फिर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है? ज़ीरो है। सो एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है? एब्सोल्यूट ज़ीरो is the lowest possible temperature at which the volume of the substance becomes zero। जहाँ पर सब्सटेंस का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है? ज़ीरो होता है, और इस टेम्परेचर के बिलो कोई भी टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। ये सबसे लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, इसके नीचे कोई भी पॉसिबल टेम्परेचर नहीं होता है, और इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। स्केल कंपैरिजन। अब यहाँ पर स्केल कंपैरिजन में आपको 3 स्केल दे रखे हैं। फर्स्टली जो स्केल है वो आपका है फ़ारेनहाइट स्केल। अब इस फ़ारेनहाइट स्केल में आप देखिए ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और 212 ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और फ़ारेनहाइट में ही हम क्या करते हैं? ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं, और ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। अब अगर हम इसको सेल्सियस स्केल से कंपेयर करें तो सेल्सियस स्केल में जो यहाँ पर 32 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट है वो सेल्सियस स्केल में आपका 0 डिग्री के बराबर होगा, और ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है 98.6 फ़ारेनहाइट ये आपका 37 डिग्री होगा सेल्सियस स्केल में। इसी तरीके से यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का 212 फ़ारेनहाइट वो आपका 100 डिग्री होगा सेल्सियस स्केल से कंपेयर करने पर। नेक्स्ट है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में 0 डिग्री इक्वल होता है 273.515 केल्विन, और इसमें आप 100 को ऐड करते जाओगे तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 373.15। यानी कि अगर हम तीनों का कंपैरिजन करें तो फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग का टेम्परेचर होगा 212 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 100 डिग्री, और केल्विन में 373.15 केल्विन, और फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में 273.15 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी। तो फर्स्टली इन एन आइडियल गैस टेम्परेचर इज़ प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया है आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या होता है? जिस तरीके से हमने आइडियल लिक्विड के बारे में पढ़ा था कि जो भी लिक्विड यानी कि जो नॉन विस्कस हो, नॉन कंप्रेसिबल हो, ऐसा लिक्विड जो होता है वो एक आइडियल लिक्विड होता है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, बट एक इमेजिनरी थिंग है कि अगर कोई लिक्विड इस तरीके का है जो कि नॉन विस्कस होगा और नॉन कंप्रेसिबल होगा, वो लिक्विड हमारा क्या हो जाएगा? एक आइडियल लिक्विड हो जाएगा। तो इसी तरीके से आइडियल गैस वो गैस एज्यूम की गई है जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर कोलिजन होता है तो वो कोलिजन 100% परफेक्ट इलास्टिक होने चाहिए। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि उनके मॉलिक्यूल्स जब आपस में कोलाइड करें तो उनमें एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। तो ऐसी गैस को हम क्या कहेंगे? एक आइडियल गैस कहेंगे। और ये भी आपका एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट ही है, क्योंकि
कोई भी मॉलिक्यूल्स के बीच का कोलिजन 101% परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता है, वहाँ पर कोई ना कोई एनर्जी का लॉस होता ही है, चाहे वो एनर्जी का लॉस कितना ही कम क्यों ना हो। सो आइडियल गैस में टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। मींस जब हमने देखा है कि कोई भी सब्सटेंस होता है, उस सब्सटेंस में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि जब हम उसे गर्म करना स्टार्ट करते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स की थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाती है। थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, दैट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। द हीट दैट यू फील when you touch a hot surface is a kinetic energy transferred by the molecule in the surface to the molecules in your fingers। जब हम किसी गर्म सब्सटेंस को छूते हैं तो उससे वो हमें गर्म फील होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि उसकी थर्मल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, और थर्मल वेलोसिटी ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी उसके मॉलिक्यूल्स के थ्रू हमारे फिंगर्स में सप्लाई हो जाती है। उसके कुछ मॉलिक्यूल्स जब हमारे फिंगर्स से चिपक जाते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स, जो चिपके हुए मॉलिक्यूल्स हैं, वो एनर्जी को हमारी बॉडी में या हमारी फिंगर में सप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें गर्म महसूस होता है। टेम्परेचर इज़ नॉट अ मेज़र ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी। और टेम्परेचर टोटल काइनेटिक एनर्जी का कोई भी एक मेज़रमेंट नहीं है। हम टेम्परेचर के बेसिस पर किसी भी सब्सटेंस की टोटल काइनेटिक एनर्जी को नहीं निकाल सकते। हीट क्या होता है? हीट जैसे कि गर्माहट, या हीट क्या है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो बेसिकली क्या होता है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ एंड कोल्ड। हीट एक एनर्जी है जो कि हमें गर्माहट का और ठंडेपन का एहसास कराती है। In other words, the heat is the energy that transfers from one object to another because of a temperature difference between them। हीट क्या है? एक एनर्जी है जो कि दो बॉडीज़ से आपस में ट्रांसफ़र होती है, और वो दोनों बॉडीज़ कैसी होनी चाहिए कि उन दोनों बॉडीज़ के बीच में एनर्जी का या टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए, तभी वहाँ पर हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी। मैटर डज नॉट कंटेन हीट, कंटेन्स एनर्जी इन सेवरल फॉर्म्स। मैटर्स सिर्फ हीट ही को कंटेन नहीं करते हैं, बट उसमें एनर्जी जो होती है वो अलग अलग फॉर्म में होती है। हीट इज़ एनर्जी इन ट्रांसिस्ट। इंटरनल एनर्जी, द एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम हीट फ्लो। इंटरनल एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, हम उसी को कहते हैं इंटरनल एनर्जी। व्हेन हीट फ्लोज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस टू अनदर, इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट आर सेट टू थर्मल कॉन्टैक्ट। जब हम दो अलग अलग टेम्परेचर के सरफेसेस को आपस में कांटेक्ट करते हैं तो उनके बीच में हीट का क्या हो जाता है? फ्लो होता है। सपोज़ करिए कि आपके पास एक मेटल की बॉल है, उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री, और दूसरी मेटल की बॉल है, उसका टेम्परेचर है 100 डिग्री। तो जब इन दोनों की बॉलों को आपस में कांटेक्ट में लाया जाएगा तो यहाँ पर 100 डिग्री से 25 डिग्री तक हीट जो है वो ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगी। बड़ी बॉल से छोटी बॉल में हीट ट्रांसफ़र होना स्टार्ट होगी, और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगी और हीट का फ्लो जो है वो रुक जाएगा, तो कांटेक्ट करने पर जब हीट का ट्रांसफ़र होगा या एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा तो ऐसे कांटेक्ट को हम कहेंगे थर्मल कांटेक्ट। थर्मल का मतलब होता है हीट। तो यहाँ पर कांटेक्ट किसका हो रहा है? थर्मल कांटेक्ट। हीट फ्लोज फ्रॉम द हायर टेम्परेचर सब्सटेंस इनटू द लोअर टेम्परेचर सब्सटेंस। और हीट हमेशा हायर टेम्परेचर सब्सटेंस से लोअर टेम्परेचर सब्सटेंस की तरफ ही फ्लो होती है। हीट फ्लोज बिटवीन टू गैसेस। अब यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एक जो गैस है, यानी कि ब्लू रीजन में जो आपको गैस दिखाई दे रही है, वो गैस लो टेम्परेचर पर है, और लो टेम्परेचर पर है इसलिए उसकी लो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी। दूसरी जो गैस दे रखी है रेड रीजन में, वो आपकी हाई टेम्परेचर पर गैस है, और जब हाई टेम्परेचर पर गैस है दैट मीन्स इसके पास
हाई एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी। इन दोनों गैसेस के कंटेनर्स को बीच में एक बैरियर लगाकर आपस में सेपरेट किया गया है। बट जैसे ही हम यहाँ पर बैरियर को रिमूव कर देते हैं, हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर वाली गैस की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों कंटेनर्स की गैस आपस में मिक्स होकर एक कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं बना लेती। तो यहाँ पर बैरियर हटाने पर ये जो पर्पल रीजन में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में अब जो है एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी बन चुकी है। यानी कि हर मॉलिक्यूल के पास अपनी एक कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पर हाई और लो रीजन जो है वो वैनिश हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। ये दोनों सब्सटेंस आपस में मिक्स हो चुके हैं। तो हीट हमेशा हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ या हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जैसे जब हमने दो अलग अलग टेम्परेचर की बॉडीज़ को आपस में कांटेक्ट किया तो दोनों बॉडीज़ में एनर्जी का फ्लो होने लगता है। एनर्जी हाई टेम्परेचर वाले सब्सटेंस से लो टेम्परेचर वाले सब्सटेंस की तरफ फ्लो होने लगेगी। और ये फ्लोइंग का प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। जब दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो ये दोनों बॉडीज़ जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी। यानी कि इन दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर क्या हो चुका होगा, सेम हो जाएगा। जब सेम हो जाएगा तो जो फ्लोइंग का प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सो ऑब्जेक्ट इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर रीच द सेम टेम्परेचर, नो हीट फ्लोज बिटवीन दैम। जब उन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए और उनके बीच में हीट का फ्लो होना बंद हो जाए तो उसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। व्हेन रीडिंग अ थर्मोमीटर वी वेट अंटिल द थर्मोमीटर हैज़ रीच्ड थर्मल इक्विलिब्रियम विद द ऑब्जेक्ट वी वांट द टेम्परेचर ऑफ। जैसे कि जब हम थर्मामीटर में पढ़ते हैं तो थर्मामीटर को जब हम अपनी बॉडी में लगाते हैं तो हम 1-2 मिनट तक उसको लगाए रखते हैं और तब तक मतलब ये देखते हैं कि जो उसमें जो मर्करी है वो राइज होना बंद हो जाए। यानी कि वो जैसे जैसे राइज होता रहता है मतलब टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है और फिर एक लिमिट आती है जिस पर टेम्परेचर बढ़ना या मरकरी का राइज होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसका मतलब है कि बॉडी से अब उस थर्मामीटर में हीट का फ्लो होना बंद हो चुका है। यानी कि थर्मामीटर में जो टेम्परेचर है और जो बॉडी का टेम्परेचर है वो अब हो गया है सेम। मीन्स थर्मामीटर और ह्यूमन बॉडी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को गेन कर चुकी हैं और इससे ही हमें एग्जैक्ट बॉडी का टेम्परेचर मेज़र हो पाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। थैंक यू।